तो 2014 तक, आप यकीन नहीं करोगे, 2013-14 तक हमें पता ही नहीं था कि यूपीएससी नाम की कोई चीज़ होती भी है। क्योंकि हमारे हरियाणा में कहावत है कि भाई जिसने जहाँ तक पता होगा वहीं तक की वो दौड़ लगाएगा, ना घर में कोई बताने वाला, ना रिश्तेदारी में। तो मैंने उनसे वैसे ही पूछ लिया, बिल्कुल ठेठ हरियाणवी भाषा में, कि हाँ ताऊ किस जागा। अब वो मुझे ये नहीं पता, तो मेरे एसीपी थे, मतलब वहाँ के एसीपी थे। हम सोचते थे कि पुलिस की नौकरी में सिपाही, हेड कांस्टेबल और ज़्यादा अगर सब इंस्पेक्टर जो है, इससे ज़्यादा नॉलेज थी नहीं। और ये वही एसीपी थे, क्योंकि एसीपी रैंक के अधिकारी ने मेरे को सजा दे रखी थी। बिहार के भोजपुरी ऐसे ही बोले कि यूपीएससी करना होता है। मैं बोला सर ये क्या होता है? बोला कि कहाँ से आए हो? मैं बोला कि सर हरियाणा से। और गुस्सा भी था चरम पे। 3 घंटे जून के महीने में आप किसी का इंतजार करो और वो भी ड्रेस में खड़े हो, AK-47 के साथ खड़े हो, और सामने वाले ने 3 सेकंड भी नहीं दी। तो फीलिंग तो कुछ और थी उस टाइम पे कि मैं इसको कोक करूं। हम हरियाणवी भाषा में एक बात कहते थे, भाई साहब 12 घंटे पढ़ के आगरा का पागल खाना पक्का मिलेगा, पर लबासना नहीं मिलने वाली है, जहाँ पे यू आयुष ट्रेनिंग करते हैं। एक ही थाने में, दोनों बाबू बेटा एक थाने में थे हम। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, बाप बेटा एक ही थाने में, वो भी पुलिस की नौकरी में। और आज हम प्राउड के साथ ये कहते हैं कि 3000 प्लस बच्चे हो चुके जिनका सिलेक्शन हम दे चुके हैं। अब भी दिल्ली पुलिस में 700 के आसपास बच्चे गए हैं। एक ही भर्ती में 700 के आसपास एक ही भर्ती में 700 बच्चे, 250 बच्चे जहाँ पे बैठे हो छत पे, 18 से ऊपर के हैं सारे के सारे। पड़ोसी को चू तक की आवाज़ नहीं आती। कारण है वो भाव जुड़ा हुआ है कि नहीं भाई, हम अपनी वजह से भाई की बेइज्जती नहीं होने देंगे। हमारे बड़े एक बात कहा थे कि भाई 17-27 की उम्र है, मैं कहूँ गया टाइम 17 से 21, ये 4 साल संभल जाओ। राम राम, नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। आज इस पॉडकास्ट में हम आपको बहुत 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 कमाल व्यक्ति से मुखातिब कराने वाले हैं। वो पहलवान रहे, यूपीएससी की परीक्षा दी लेकिन उत्तीर्ण हो गए थे। अब हम कहें कि आगे नहीं जा पाए। अब वो दिल्ली पुलिस में अभी फ़िलहाल हेड कांस्टेबल हैं और इनके साथ साथ हम ये भी कहें कि वो फ़िलहाल अब जो स्लम एरिया के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। कितने सारे बच्चों को उन्होंने रोज़गार दिया है। आज हमारे साथ हैं अजय ग्रेवाल साहब। अजय सर, राम राम। राम राम मैडम। और बहुत शुक्रिया आपका, आप स्टूडियो में आए, आपने हमें समय दिया। जैसे मैंने आपका परिचय कराया कि आप पहलवान रहे, यूपीएससी की तैयारी आपने की, तो मैं शुरुआत यहीं से करना चाहूँगी। आप अपने पुराने समय में लौटें, अपने बचपन में लौटें जब आप पहलवानी करते थे। तो मैडम यदि मैं बताऊं, मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत समचाना गांव से ताल्लुकात रखता हूं। और मेरे पिताजी रेसलर थे और दिल्ली पुलिस में ही थे वो भी। तो घर में जो है पहलवानी का माहौल था, और जैसा माहौल होगा बच्चा वैसा ही सीखता है। तो शुरुआत पहलवानी से ही थी, पास में अखाड़ा था, तो पिताजी ने वहीं जाने की आदत डाल दी थी। तो पढ़ाई सेकेंडरी होती थी, पहले पहलवानी थी। और उसके बाद जो है 2009 दिल्ली पुलिस में मैंने ज्वाइन किया था। और उसका परिणाम ये था कि हमें उस समय तक कुछ पता नहीं था। और 2009 तक, क्योंकि एज जो थी वो 18 से 21 ही होती थी, जो है जनरल कैटेगरी दिल्ली पुलिस के लिए ज्वाइन करने के लिए जो है। तो बेरोजगारी देखी नहीं थी, और साथ में यदि मैं कहूँ गरीबी भी नहीं देखी थी, क्योंकि पापा पुलिस में थे, दादा मेरे आर्मी में थे। तो वहाँ से एक जर्नी शुरू होती है, और लगातार 4 साल में रेसलिंग की टीम में रहता हूँ दिल्ली पुलिस की में। और उसी बीच में नेशनल के मेडल भी आया, सारी चीज़ हुई। परंतु कहीं न कहीं एक चीज़ दिमाग में ज़रूर थी कि हम यहीं तक सीमित क्यों हैं, कि सिपाही है, हवलदार है, कि हम भी कुछ करें जो है। और उसी का परिणाम था कि आगे हम जब बढ़ते गए, तो 2014 तक, आप यकीन नहीं करोगे, 2013-14 तक हमें पता ही नहीं था कि यूपीएससी नाम की कोई चीज़ होती भी है। क्योंकि हमारे हरियाणा में कहावत है कि भाई जिसने जहाँ तक पता होगा वहीं तक की वो दौड़ लगाएगा, ना घर में कोई बताने वाला, ना रिश्तेदारी में। बस ये था कि कुएं के मेंढक की तरह ऐसा हो गया था कि भैया पुलिस में लग गए, इससे आगे तो कुछ है ही नहीं, पापा भी पुलिस में और हम भी पुलिस में। और वहाँ तो एक अलग ही मोड़ आता है लाइफ में, जो है 2013-14 की जो बात है। तो वो मोड़ भी क्या था, मैं सोनिया जी आपको बताऊं कि गेट के ऊपर हमारी ड्यूटी थी। और आप समझते होंगे गेट पर पुलिस वालों की ड्यूटी लगती है, और हमें ये नहीं पता था कि सामने से एक व्यक्ति आता है, वो सिविल ड्रेस में है। तो मैंने सुबह 7 बजे का टाइम था,
तो मैंने उनसे वैसे ही पूछ लिया बिल्कुल ठेठ हरियाणवी भाषा में कि हाँ ताऊ किस जगह। अब वो मुझे ये नहीं पता, तो मेरे एसीपी थे, मतलब वहाँ के एसीपी थे, और ये बात थी 1st बटालियन न्यू पुलिस लाइन किंग्सवे कैंप की जो है। हुँ। अब वो बंदे ने भी ये नहीं बताई मेरे को कि मैं एसीपी हूँ। वो बोला कि इस चीज़ से उन्होंने थोड़ा-सा ना अपने ऊपर ले लिया कि मेरा अपमान कर दिया। हुँ, अब उनकी भी गलती नहीं थी, क्योंकि हुँ। दिखने में हम कुछ ऐसे ही थे, वेट 90 प्लस था और सीधे बाल थे बिल्कुल, जैसे पहलवानों के होते हैं, ऊपर से ठेठ हरियाणवी और और जो बोलने का तरीका वो भी मतलब वो ऐसा नहीं रहा होगा कि जी ताऊ बताओ, वो वाला ताऊ बता किस जगह है। वो कहते हैं ना कि जैसी परवरिश हुई तो वैसी तो बात करेंगे। और वैसे हुँ, भाव अच्छे थे, भाव के हुँ, अनुसार तो मैंने बोला था। और सरदार जी थे, मैं बोला हाँ ताऊ कहाँ जागा? अब उसने देखा कि एक सिपाही है और वो मेरे को ताऊ कहता है, हुँ। तो बोला कि मैं तेरे को ना इसको एक काम करो, मेरे को उसने सज़ा के रूप में जो है। और मैं ऑन कैमरा बिल्कुल झिझकता नहीं इस बात को कहने में, कि एक व्यक्ति जिसकी शुरुआत वहाँ से होती है, जिसको इंग्लिश तो छोड़ो हिंदी में भी दिक्कत है बोलने में। वो सारे हरियाणवी में हाँ। कहूँगी आप जो रोहतक साइड के होंगे, जी, बिल्कुल, हम सब ने हिंदी बोलना सीखा सीखा है है, ना? हरियाणवी अपनी जो है वो बोली रही है। आज भी मदर आप टंग है। अगर आप घर में बात करेंगे, तो हरियाणवी बोलेंगे यानी हरियाणा 24 घंटे हैं तो तकरीबन 14 से 16 घंटे आप हरियाणवी बोल लेंगे। तो इसमें हिंदी हमारे लिए सीखना वैसे ही जैसे अंग्रेजी सीखना। वो रीज़न है ना, हुँ, आखिर ऐसा नहीं था कि स्कूलिंग प्राइवेट स्कूल से थी, हुँ, पर स्कूल में तो सिखाया गया भैया इंग्लिश जो है इंग्लिश में बात करेंगे, हिंदी में बोलेंगे तो फाइन लगेगा। हुँ, हुँ। पर हमारे साथ विडंबना थी कि घर पे आते ही हरियाणवी। हरियाणवी जो है, अब ना हम गधे हो पाए ना घोड़े, हम खच्चर हो गए बीच के, जो मतलब कि बीच की भाषा हमने सीख ली थी। हुँ, तो उस व्यक्ति ने मेरे को सज़ा दी और मेरे कैरेक्टर रोल में, हर जैसे कैरेक्टर रोल होता है सरकारी हुँ, मुलाज़मान का, उन्होंने एंट्री कर दी कि मिसबिहेव कर दिया है, ये है, रेड पेन से एंट्री करी जो है। और उन्होंने कहा कि एक काम करो, इसको ट्रेनिंग सेंटर भेजो, झड़ौदा ट्रेनिंग सेंटर, और इसको सिखाया जाए कि सैल्यूट कैसे करते हैं। और मेरे दिमाग में एक बात थी कि भैया मेरे को जब पता ही नहीं है सामने वाला कौन है, दीदी आप तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। और मैं आपको बताऊं, मेरे को झड़ौदा भेज दिया था ट्रेनिंग सेंटर में 1 वीक के कोर्स के लिए जो है। और वो कोर्स जो था मेरी लाइफ का लाइफ चेंजिंग कोर्स था। मैं आज भी नहीं झिझकता ये बात कहने में कि भैया मैं आपकी तरह ही बिल्कुल नॉर्मल बैकग्राउंड से था। इंग्लिश हरियाणा वालों की जैसे आप लोगों को पता है कि बड़ा मुश्किल काम है, हमारी भी ऐसी ही थी। और वहाँ मेरी मुलाकात हो जाती है, कुछ एसीपी ट्रेनिंग कर रहे थे, जो आज भी ट्रेनिंग करते हैं, जो यूपीएससी के थ्रू आते हैं। उनको डीईएनपी बोलते हैं, दानिप्स जो है, दिल्ली अंडमान निकोबार पुलिस सेवा जो है। अब मैंने देखा कि मेरी एज और उनकी एज एक जैसी है, हुँ, 24 साल के आसपास, 23-24 साल। और वो एक अधिकारी के रूप में है। हम सोचते थे कि पुलिस की नौकरी में सिपाही, हेड कांस्टेबल और ज़्यादा करे सब इंस्पेक्टर जो है, इससे ज़्यादा नॉलेज थी नहीं। हुँ, और ये वही एसीपी थे, क्योंकि एसीपी रैंक के अधिकारी ने मेरे को सजा दे रखी थी। तो अब वो कोई आंध्र प्रदेश से, कोई बिहार से, कोई तेलंगाना से, अलग-अलग स्टेट से आते हैं यूपीएससी तो। तब तक आप यकीन करना मेरे को ये नहीं पता था यूपीएससी होती क्या है। हुँ, तो मैं सोचता था दिल्ली पुलिस में सबसे ऊँची पोस्ट होती होंगी सब इंस्पेक्टर, इससे ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि कुएँ के मेंढक थे ना। तो मैं एक हवलदार से कहता हूँ जो मेरा इंचार्ज था, मैं बोला कि सर एक बार इनसे मिलवा दो, और वो भी ठेठ हरियाणवी। वो बंदा भी हरियाणा का था, वो कहने लगा भैया देखो ऐसा है हरियाणवी भाषा में कि अफ़सर के आगे और घोड़े के पीछे ना जाया करे। मतलब अफ़सर के आगे जाओगे तो सज़ा दे देगा और घोड़े के पीछे जाकर तो लात मार देगा। हाँ। उसने समझाया, पर ना एक मन में जिज्ञासा थी, भई ये कहाँ से आए हैं? तो वहाँ से शुरुआत, वो दिन मेरे को याद है कि कभी कोई दर्शक जब आप सुन रहे हो तो मैं कहूँगा कि जड़ोदाड़ा वहाँ पे कौटिल्य भवन है। हुँ, तो कौटिल्य के सामने से वो हमारी पुलिस में कहते हैं फालन होकर, आर्मी में पुलिस में, वे फालन होकर जा रहे बिल्कुल परेड करते हुए, और मैं उनके पीछे चल पड़ा 10 कदम पीछे जो है। हुँ, क्योंकि दिखने में भी मैं बिल्कुल ठेठ हरियाणवी लगता है, रेसलर है, सिंपल सी बात है। और मेरी ये थी कि मैं एक बार है ना पूछूँ इनसे, भाई आप कैसे बने हो? तो हिम्मत नहीं हो पा रही थी, हुँ, बोलूँ कैसे? बस इस मौके की इंतज़ार में था कि एक बंदा पीछे रह जाए, उसको पकड़ लूँ। हुँ, अब हुआ क्या, अब मैं वो उन्होंने अपने स्कूल में, स्कूल लगता है आईपीसी, हुँ, सीआरपीसी हुँ, पढ़ाते थे। तो वो जाने लगे ना, तो मैंने सोचा यार ये घुस जाएँगे अंदर तो पंगा हो जाएगा। तो मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, "सर!" आप यकीन करना, एक को रोकने का प्रयास था, वो सारे के सारे खड़े हो गए। हुँ, तो हरियाणा वाले का सर भी सर भी अंदर चला हाँ, गया। वो रुके में वो है ना, वो
वो भी और नॉर्मल सर को ना होंदा हाँ, अपना। मैं बोला सर वो बोले हाँ, हाँ, बोलिए क्या बात है? क्योंकि बिहार का था, अमित कुमार जी, वो कहते बोलिए क्या बात है? वो सारे खड़े होंगे 10-12 थे। अब मैं मेरे हिम्मत जवाब देगी मैंने सोचा कि एक से पूछ लूँगा। फिर भी टूटी-फूटी हिंदी बोलने का प्रयास करके समझाने की कोशिश करी कि सर आप कैसे बने? अब उनके लिए यूपीएससी नॉर्मल बात है, क्योंकि उनकी परवरिश ऐसी है। वो उनके पिताजी जो उन्होंने गाइड करा होगा वो उनके लिए अलग है, पर हमारे लिए नहीं थी। वो बोले कि क अब उनका क्वेश्चन था कहाँ से आए हो? कि भाई कौन से गोला से आए हो? जो ये हुँ, बात पूछ रहे। और मेरा प्रयास ये था कि मैं थोड़ी बहुत हिंदी बोल के ये समझा पाऊँ, हूँ तो इसी गोला का। हुँ, फिर थोड़ा समझा सर मैं दिल्ली पुलिस में हूँ, बहादुरगढ़ रहता हूँ, ये है मतलब समझाने की कोशिश करी। वो मेरे से बोले कि एक काम कर, शाम को मिलते हैं। और आप यकीन करना मैंने अपना कोर्स छोड़ दिया, जो मेरे को सैल्यूट मारना सिखाया था उन्होंने। हुँ, मैं उनका इंतज़ार करता रहा कि शाम कब होगी हुँ, और शाम को मिले। शाम को जब मिले तो वो पीटी ड्रेस थी। पुलिस की नौकरी में सुबह ड्रेस होता है, फिर पीटी ड्रेस होता है। अब सुबह तक शाम तक मेरे दिमाग में वो जो छवि थी ना उस बंदे की, वो गायब हो गई। क्योंकि कपड़े चेंज कर लिए, मैंने सोचा कौन-सा हो सकता है वो? हुँ, फिर मुलाकात हुई, उन्होंने बताया कि देखिए भाई यूपीएससी करना होता है। बिहार के तो भोजपुरी ऐसे ही बोलेंगे कि यूपीएससी करना होता है। मैं बोला सर ये क्या होता है? बोला कि कहाँ से आए हो? मैं बोला कि सर हरियाणा से हूँ। देखिए ग्रेजुएशन के बाद निकलते हैं यूपीएससी देश की सबसे मुश्किल परीक्षा है। हुँ, मैं बोला सर करना क्या है? बोला देखिए एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी जो है। आप यकीन करना अब कोई झिझक नहीं मानता मैं इस बात को स्वीकार करने में कि मेरे को एनसीईआरटी शब्द पहली बार सुना था। क्योंकि मैं हरियाणा बोर्ड का पास आउट था, भिवानी। हरियाणा में हरियाणा के बोर्ड की बुक से लगती है, कुछ ठेकेदारों की लगती है, आज जब भी है। तक मेरा ये मैं अपने नॉस्टैल्जिया में जा रही हूँ, जब मैंने जर्नलिज़्म का फ़ॉर्म भरा था, मेरा मन में भी नहीं था कि इमें होए के है। तो सेम कंडीशन थी। वो बोले कि मैं बोला सर ये एनसीईआरटी क्या होती है? बोला 12वीं भी करके आया है? मैं बोला सर करके तो आया हूँ। अब वहाँ तक उन्होंने बताया कि भैया ऐसी-ऐसी किताब है वो पढ़नी है और एक व्यक्ति का नाम दिया, अतुल भारती। हुँ, बोले ये नंबर है इससे कॉन्टैक्ट करो आप। और मैं किंग्सवे कैंप में तो था ही 76 साल स्टेडियम में मेहनत करते प्रैक्टिस हुँ, करते थे। आज भी अखाड़ा है दिल्ली पुलिस का किंग्सवे कैंप में। हुँ, तो मैं इन अतुल भारती के पास डायल करूँ और डिस्कनेक्ट कर दूँ फ़ोन। कि ये सोच के भई आईएएस की तैयारी करने वाले से बात कैसे करूँ? पता नहीं कैसा होगा? हमारे हुँ, लिए तो हुँ, बहुत हुँ, बड़ी बात होगी ना। हुँ, और आप यकीन करना जीटीबी नगर गेट नंबर 2 मेट्रो स्टेशन का, जो बतरा के लिए ऑटो मिलते हैं जहाँ से, AK-47 मेरे साथ थी, हुँ, क्योंकि ड्यूटी लगती थी AK-47 के साथ। मैंने 3 घंटे वेट किया उस बंदे का। 3 घंटे तक हुँ, इंतज़ार करता रहा कि वो बोला कि कल मिलते हैं, फिर मैं वेट करता रहा धूप में और वो बंदा मेरे को आता है और मैं कहता हूँ, "सर, बताओ कैसे तैयारी करनी है?" वो कहता है, "देखिए अजय जी, हमारी कक्षा का शुरू होने वाला है, समय जो है।" उसने मेरे को 3 सेकंड भी नहीं दी, सच्चाई थी ये बात। और गुस्सा भी था चरम पे। 3 घंटे जून के महीने में आप किसी का इंतज़ार करो और हुँ, वो भी हुँ, ड्रेस में खड़े हो, AK-47 के साथ खड़े हो और सामने वाले ने 3 सेकंड भी नहीं दी। हुँ, तो फीलिंग तो कुछ और थी उस टाइम पे कि मैं इसको कोक करूँ वो राइफ़ल को मतलब गुस्सा था। और वो गुस्सा बताऊँ कि मैं गया वापस और हमारा जो आर्म्स जो जमा कराते हैं उसको कोत बोलते हैं। कोत में जमा कराया। मैं सोचा यार ये एनसीईआरटी देखनी है कहाँ से मिलेगी क्योंकि उसने भी यही बोली एनसीईआरटी पढ़ी है। और सोनिया मैडम मैं रियलिटी बताऊँ कि मैं मुखर्जी नगर वहाँ से थोड़ी-सी दूर है। पर जब जिस रास्ते जाना ही नहीं है अपने हरियाणा में कहते हैं जिस रास्ते जाना है तो उसके कोस के गढ़ने। हुँ, तो मैं मुखर्जी नगर पहुँचता हूँ और वहाँ देखते हैं आज भी आप कभी विज़िट करोगे ना, तो वहाँ ना बहुत सारी पैम्पलेट्स लगी रहती है एनसीईआरटी लो, फ़ोटोकॉपी मिलती है आज भी। और मैं वहाँ पहुँच गया, मैं बोला सर एनसीईआरटी दे दीजिए। अब मेरे लिए तो भगवान हनुमान जैसी स्थिति थी। अब मेरे को संजीवनी बूटी लेने के लिए भेज दिया परंतु जब चारों तरफ देखा एनसीईआरटी वो उन्होंने क्वेश्चन किया ओल्ड दूँ या न्यू दूँ? हुँ, मैं बोला यार यो भी एक्स क्वेश्चन है। अब एनसीईआरटी में भी ओल्ड और न्यू है, अब हमें कुछ पता तो है ही नहीं। बड़ी समस्या है, ओल्ड है या न्यू है। तो मैं बोला भाई साहब आप एक काम करो सारी दे दो, जो अभी उसने बेचनी है मैंने खरीदनी है। और वहाँ से एक जर्नी शुरुआत होती है और उस जर्नी का डेली एक मैं घर लेके जाता हूँ, मेरी माँ सिर पे हाथ लगा के कहती है कि यो के ले आया कबाड़ा, हुँ, क्योंकि अजय उसने कभी पढ़ता देखा ही नहीं था।
अजय तो वैसे ही था, दंगल में चले गए, कुश्ती में चले गए। मैं बोला कि आईएएस की तैयारी शुरू कर दी है। तो वहाँ से एक जर्नी शुरू होती है और ड्यूटी टाइमिंग हमारे 7 बजे से लेकर सुबह 2 बजे तक होते थे। शाम मतलब सुबह तो 7 से दोपहर 2 बजे तक। और बस दिमाग में एक बात घुस गई कि भैया ये किताब हमने पढ़नी है। मैं डेली एक किताब लेके जाता ड्यूटी पर। और आप यकीन करो कि जिसने मेरी लाइफ चेंज करी, जो मेरे लिए भगवान तुल्य है, देवीदत्त भारद्वाज जी। और वो अकाउंटेंट होते थे हमारी दिल्ली पुलिस के उस टाइम पे जो। उनकी बेटी मोनिका भारद्वाज आईपीएस है अभी दिल्ली पुलिस में ही। और वो चर्चा का विषय था, क्योंकि एक लड़की है जो 2009 में यूपीएससी क्रैक करती है और उसके पिताजी दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल है। तो हम मैं जानता नहीं था उनको। मैं बैठा हुआ पढ़ने लग रहा, वो मेरे से कहते हैं आके, पहलवान क्या कर रहे हैं? अब क्योंकि लुक तो मेरा वही था और हुँ। मैं बिना कुछ सोचे समझे उनकी तरफ ऐसे देख के मैं बोला सर आईएएस की तैयारी। आईएएस नहीं बोला फिर भी, आईएस, क्योंकि यही सीखा था। बोला कि कहीं कोचिंग करी है? मैं बोला नहीं। कोचिंग करेगा? मैं बोला सर आप हो कौन ये बताओ? तो उसने कहा कि मोनिका का नाम सुना कभी? मैं बोला हाँ सर सुना है, क्योंकि वो लड़की सांपला की है, मेरे गाँव के पड़ोस की। मैं बोला जी सुना है। बोला मैं उसका फादर हूँ। तो मेरे लिए वो भगवान है। आज वो बंदा सुनता नहीं है, रिटायर हो चुके हैं, सारी बात है। और जैसे आप लोग हमसे कभी पूछते हो तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जिसने मेरी ज़िंदगी चेंज करी मैं भूल नहीं सकता। वो दिन था मैडम जब मैंने उसको ये बात बोली थी, सच में साक्षात भगवान मेरे को दिखाई दिया और मैंने ऐसे करके बोला था सर करवा दो। और वो मेरे को लेके गए मुखर्जी नगर, जहाँ एक संस्थान है जहाँ मोनिका ने कोचिंग करी थी। और फीस भी बहुत ज़्यादा थी। मैंने तो कुछ भी नहीं दिया, 48,000 के आसपास उस टाइम पे दिया था। सब उन्होंने जो भी किया मेरे को नहीं पता। वहाँ से एक जर्नी शुरू होती है यूपीएससी की। और फिर एक फेल पास का दौर चलता रहता है। और पहली बार अटेम्प्ट देते हैं, प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं होता, क्योंकि ठे हरियाणा का एक लड़का जो 24 साल की एज का है, उस एज में बच्चे रैंक निकालते हैं और उसको पता ही नहीं है यूपीएससी क्या है। पर मैं उस एज के उस पड़ाव में था, क्योंकि जनरल कैटेगरी के लिए 32 एज होती है। यदि ना लेते तब भी जाती, अब तो दिक्कत थी। तो हमने सोचा यार 6 गेंदें मिली है, तो 6 की 6 खेलेंगे। तो हमने अटेम्प्ट दिया 2015 और प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हो पाया। रियलिटी बात है कि मैं खुल के बोलता हूँ कि ना भाई मेरे से नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ड्यूटी करो 2 बजे तक और 3 से 6 कोचिंग करो, फिर सेकंड क्लास करो, 9 साढ़े 9 का टाइम हो जाता। अब कहाँ किस तरफ दुनिया चली हुई है पता ही नहीं था। दोस्तों से पूछते, कई बार दोस्त पूछते पापा क्या करते, किसी के पापा एसडीएम है, किसी के डीएम है। हमसे भी पूछते भाई तेरे पापा क्या है? हम भी बोलते थे जी थानेदार है जी, दिल्ली पुलिस में ही है। क्योंकि हमारा मानना ये था कि हमारा बाप किसी से कम थोड़ी ना है। तो वहाँ से एक जर्नी शुरू होती है कि नहीं हो पाया प्रीलिम्स, तब तक तो ये नहीं पता था ऑप्शनल लेना क्या है। एक है ना यूपीएससी में ऑप्शनल का बड़ा पंगा है। और मैं ठेठ हरियाणवी में बताऊँ तो हम पूछते थे अक्सर ऑप्शनल क्या रखें, बच्चे पूछते आपस में या टीचर्स थे। टीचर्स कहते देखिए भाई जो आपका फेवरेट हो वो रख लीजिए, जिस पर आपकी पकड़ हो। और हम मन मन में एक तरफ बैठ के ये सोचते कि भैया हम ऐसे आदमी हैं, मतलब मिडिल क्लास वाले, या तो हमारा कोई फेवरेट नहीं है हुँ। या सारे फेवरेट सब्जेक्ट है। रियलिटी बात बता हुँ, रहा हूँ हुँ, आपको, हुँ। कोई पर्सन एक फेवरेट ऐसा नहीं था। और वहाँ से एक जर्नी शुरू होती है और उसका परिणाम मैं बताऊँ कि 2 बार हम इंटरव्यू फेस करते हैं। फाइनली सिलेक्शन मात्र 3 नंबर से हम चूकते हैं, सिर्फ 3 नंबर से। मेंस प्लस इंटरव्यू मिला के फाइनल जो है। और आप यकीन करना, आगे जब मेरा फाइनल रिजल्ट आया ना, तो मेरे स्टूडेंट जो इंटरव्यू में, मतलब इतने इंटरव्यू मेरे साथ गए थे, किसी के तो माँ-बाप जाते हैं, हमारे तो बच्चे साथ में गए थे। बहुत नज़दीक से जाके हम उसमें चूके। और वो एक वाक़या भी याद है कि लोग बाग हमसे पूछते थे कि भैया एक बार सेमिनार लगाया मुखर्जी नगर में कोचिंग वालों ने कि हाउ टू क्रैक सिविल सर्विस इन फर्स्ट अटेम्प्ट मीट आवर स्टार्स। हम भी बैठे थे उसमें। बच्चे पूछ रहे थे कि कितने घंटे पढ़ना है, ख़ासकर मैं आपके माध्यम से बताऊँ तो बच्चे पूछते हैं कितने घंटे पढ़ना है। हुँ। तो जो सक्सेस हो जाते हैं वो कुछ भी बोले भाई, रियलिटी है। कामयाब इंसान के तो हर शब्द जो है सत्य होते हैं। हुँ। कोई कहता आप 12 घंटे पढ़िए, 14 घंटे पढ़िए। हम हरियाणवी भाषा में एक बात कहते थे, भाई साहब 12 घंटे पढ़ के आगरा का पागल खाना पक्का मिलेगा, हुँ। पर लबासना नहीं मिलने वाली है, जहाँ पे आईएएस हुँ। ट्रेनिंग करते हैं। आप 8 घंटे पढ़िए ना,
रेगुलर पढ़िए, और उसी की एक जर्नी चलती है। बच्चों को पढ़ने पढ़ाने का दौर चल पड़ता है 2016 से ही। हुँ। तो यहाँ थी मैडम ये सारी। ये कौन-सा अटेम्प्ट था जब आप चूकते हैं? मैं एक बार तो सेकंड अटेम्प्ट जो है, और एक मेरा फिफ्थ अटेम्प्ट था जिसमें हम चूकते हैं। एक बार तो मैंने बताया ना कि लास्ट अटेम्प्ट था, क्योंकि जब इंटरव्यू से जब आप बाहर होते हो ना, फाइनल सिलेक्शन होता है, तो यकीन करिए इंसान कभी टूटता नहीं है। इंसान को तोड़ने वाले पता कौन होते हैं? थोड़ा-सा घर वालों की अपेक्षा, क्योंकि मेरे घर वाले जानते नहीं थे यूपीएससी होती क्या, परंतु इस जर्नी में वो भी समझ चुके थे कि यार ये होता क्या है। और हम भी, मैं कई बार सोचता था यार जब वो अक्खड़ अजय ठीक था, जिसको कुछ हुँ, पता ही नहीं था। हुँ, जैसे-जैसे हम चलते हैं ना, नज़दीक पहुँचते हैं, जानकारी आपको जब मिलती है, तो डर भी साथ में देती है। तो डर भी आ गया था कि फेल हो गया तो क्या होगा? क्योंकि मेरी पुलिस भी मेरे को, मैं कह रहा हूँ दिल्ली पुलिस मेरे साथ नहीं होती तो मैं नहीं कर पाता। जो मेरे कलीग्स थे उनका जो रिस्पेक्ट देने का तरीका था वो बदल चुका था। भाई तू अफ़सर बन जाएगा, भूल मत जाइए। मेरे खुद के एसएचओ थे राजीव भारद्वाज जी, मज़ाक करते कई बार, और आप यकीन करोगे मैं और मेरे पापा एक ही थाने में, हुँ। दोनों बाबू बेटा एक थाने में थे हम। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, बाप बेटा एक ही थाने में, वो भी पुलिस की नौकरी में। तो वो भी कई बार मज़ाक करते एसएचओ। भाई साहब गेट खोल देते कई बार मज़ाक में, मैं आता था, भाई तू अफ़सर बन जाएगा, भूलिए मत। और एक होता था कि मन में फीलिंग आती थी कि भाई जब भगवान ने वहाँ तक मोड़ के हम यहाँ तक पहुँचा दिए, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा सोचा ही होगा। फाइनली नहीं हो पाया, लास्ट अटेम्प्ट मैंने दिया था, लास्ट अटेम्प्ट में मेरा मेंस भी क्लियर नहीं हो पाया था। तो ये निराशा बड़ी ज़ोर की रही होगी। निराशा थी, हुँ, मना नहीं करता कि ह्यूमन है, इंसान है, ये चीज़ें महसूस होगी। और ताउम्र होती है, रियलिटी बताऊँ, मेरा अटेम्प्ट 2020 आखिरी था और आज 2024। 2000 कब से शुरू किया था आपने? मैंने 2015 से स्टार्ट किया था। 2015 से 2020 तक आप जो एग्ज़ाम देते हैं, 2020 में आखिरी एग्ज़ाम मेरा था। आखिरी था, और हुँ, उससे लगाव इतना हो चुका था यूपीएससी से कि आज भी रिजल्ट आते हैं ना किसी के, भई हर साल बढ़ते हैं ना कोई, हुँ, तो टॉपर्स का देखते हैं, मन नहीं करता। सच्चाई कह रहा हूँ कि रिजल्ट देखने का, भाई कौन बना? कहीं ऐसा होता है कि अधूरापन है, क्योंकि आपने 5-6 साल उसको दिया, सब कुछ छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया था। तो अब ऐसा लगता है कि यार अजय, पूरा एक जन्म लेना पड़ेगा, एक जन्म इंतज़ार करना पड़ेगा, अगला जन्म लूँगा तब मैं इस एज में आऊँगा, वो बड़ा मुश्किल था। परंतु ऐसा हुआ कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे ना, स्टूडेंट्स ने मैं बाहर निकाल लिया इन चीज़ों से, क्योंकि मैंने 2016 से ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। हुँ, अपनी तैयारी के साथ-साथ बच्चों को पढ़ाना। हुँ। और ये जर्नी किस तरह से शुरू होती है? आप कैसे सोचते हैं कि जो स्लम एरिया के जो बच्चे हैं, उनको पढ़ाना चाहिए? क्योंकि ये जर्नी तो मैं बताऊँ कि जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मेरे कुछ स्कूल के दोस्त थे, वो भी दिल्ली पुलिस में ही हैं। हुँ, तो वो कहते हैं कि अजय एक काम कर, मेरा है ना भतीजा है, उसका नाम सोमवीर दहिया था, हुँ, है अभी भी, उसका भतीजा था। बोले यार तू पढ़ता तो है, इसको भी साथ बैठा लिया कर। हुँ, मैं बोला कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं ये नहीं कहता मैं एक्सेप्शनल हूँ, परंतु हमने इस मामले में यूपीएससी में खासकर देखा है कि जो तैयारी करते हैं वो दूसरों को समय नहीं देते। ये रियलिटी है। तो मैं बोला ठीक है यार, अब वो आ जाया करेगा, और वो साथ में बैठता, सारी बातें होती। और ये भी एक बात है मैडम कि आपको जब सुनने वाला कोई मिल जाए ना, तो आपका दर्द आधा हो जाता है। ये हुँ, सच्चाई है। हुँ, इसलिए मैं उनसे आज भी कहता हूँ बच्चों से, बेटा दुःख और दर्द में फ़र्क है, कि आप है ना दुःख को बँटवा सकते हो, दर्द को नहीं बँटवा सकते। मेरी उँगली कटी तो दर्द मेरे ही होगा। तो उनके साथ शेयर होती, और 7-8 महीने की तैयारी के बाद उस लड़के का सिलेक्शन हो जाता है। पहला स्टूडेंट था मेरा वो। अब उसका जो सिलेक्शन था, उसके पिताजी किसान हैं, सोनीपत के रहने वाले। उनके घर में कोई नौकरी थी ही नहीं, कोई खानदान में नौकरी नहीं है। अब उस लड़के का सिलेक्शन होता है, और जो उसके पिताजी पहली बार मेरे से मिलते हैं तो एक आँख में एक चमक सी थी उनकी, और वो ऐसे करके, भाई हमारे लिए तो तू भगवान है। मैं बोला जी भगवान नहीं है, कभी आप मैंने इस ऊँचे लेवल पे पहुँचाओ, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु कहते हैं कि जी हमारे तो खानदान में कौन है कोई नौकरी, हुँ, और आपने तो हमारा छोरा लवा दिया। मैं बोला जी मैंने ना लवाया, इसकी मैंने तो ना लगवाया, सीधी-सी बात है, हरियाणवी भाषा की बात करूँ तो। हुँ। तो वो बच्चा मेरा स्टूडेंट पहला था, और जो पहला स्टूडेंट था, तो उसके बाद फिर और बच्चे आने लग गए। उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया था? नहीं, नहीं, अ, वो एक सिंपल छोटी-सी नौकरी थी अच्छा। हरियाणा पुलिस की, हुँ, उसमें उसका सिलेक्शन था। हुँ, और देखिए, अपने हरियाणा में कहावत है मैडम,
इंग्लिश में बोलते हैं कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर। बेरोजगार आदमी के पास ऑप्शन होता ही नहीं है। हुँ, वो कहेगा यार कुछ भी मिल जाए हम करेंगे। तो मैं वो मेरा पहला स्टूडेंट था। अब और बच्चे आने लग गए, दोस्तों ने मतलब दोस्त या आस-पास के। और अब बच्चों के साथ ऐसा ताल्लुकात होता गया कि सिलेक्शंस आते गए और बच्चे बढ़ना शुरू हो गए। और रही बात, हम सिर्फ उन्हीं बच्चों को पढ़ाते हैं कि आज भी वही है, या तो आर्मी पर्सन है, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स वालों का बच्चा है, या मेरी दिल्ली पुलिस का है, या फिर जो फाइनेंशियल रूप से कमज़ोर है। तकरीबन बच्चे ही वही हैं। क्योंकि जो पैसे वाले होते हैं ना सोनिया मैडम, हम हाथ जोड़ देते हैं कि भाई आपके लिए तो बहुत सारी जगह है। मुखर्जी नगर जाओ, राजेंद्र नगर जाओ, करोल बाग जाओ, कहीं पे भी जाओ, पैसा है आपके पास। और वो शुरुआत हुई वहाँ से जो है, और वो कारवां बढ़ता चला गया। और आज हम प्राउड के साथ ये कहते हैं कि 3000 प्लस बच्चे हो चुके हैं, जिनका सिलेक्शन हम दे चुके हैं। अब भी दिल्ली पुलिस में 700 के आसपास बच्चे गए हैं। एक ही भर्ती में 700 के आसपास एक बच्चे, ही भर्ती में 700 बच्चे। 700 से, हाँ 700 के अराउंड, जो 719 के आसपास जो है। और ये तो वो बच्चे हैं जिनसे हम, कई सारे बच्चे तो इसमें हैं जिनसे हम मिले नहीं है कभी भी। हुँ, जैसे ऑनलाइन पढ़ते हैं, या ऑनलाइन का भी क्या है कि हमारी क्लास जो चलती है ना, पीछे हम फ़ोन रख देते हैं, क्योंकि संसाधन इतने हैं नहीं, एक सैलरी में हम क्या-क्या करेंगे। हुँ, और ऑफ़लाइन वाले बच्चे हैं 150-200, वो बैठे रहते हैं तारों की छाँव में, हुँ। सर्दी हो चाहे गर्मी हो। तो बहादुरगढ़ में ये फिर आपने कोई जगह ली जहाँ पर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं? नहीं, वो मेरे, मैंने बताया ना कि मेरे पिताजी पुलिस में ही थे, हुँ, पिछले साल रिटायरमेंट हुए। हुँ, तो हम बहुत छोटे-छोटे थे तब हम बहादुरगढ़ शिफ्ट हो गए थे। हुँ, तो अपना खुद का मकान है, तो शहर के अंदर भी पशु रखते हैं आज भी हम, हुँ। क्योंकि बैकग्राउंड तो रेसलिंग का था ना, खाना-पीना तो चाहिए। लासी बगैर ते नूं नहीं हो जाके खून सा सूख गया मरा। बिल्कुल मैडम, कितना भी मोल का, देसी भाषा में कितना भी मोल का ले ले, संतुष्टि ना होती। और अब तो ऐसा होगा क्योंकि बचपन से भैंस देखी है हुँ, और पिताजी ने शौक है भैंस रखने का, तो अब तो ऐसा होगा कि यदि दूध या धोरे ले भी ले आना, तो घूँट हुँ। भरते ही बता दें कि गड़बड़ कर रखी गड़बड़ है। कर रखी वाइट है, हाँ। फिर वहीं वो बालक पढ़ रहे हैं बैठ के ने, और बढ़िया है कि पूरा दिन नौकरी कर ले, हाँ, और शाम ने 7:30 से लेके सुबह 4 बजे तक हमारी क्लास चले है। शाम को 7:30 से, क्योंकि अब भी फिलहाल थोड़े दिन पहले मैं राष्ट्रपति भवन में था, अब मैं झड़ौदा हूँ, ट्रेनिंग सेंटर में पोस्टेड। हुँ, तो दिन में तो ड्यूटी ही रहती है, हुँ, और रात को जो है ये क्लास चलती रहती है। स्पेस 200 गज का मकान है, हुँ, उसमें कमरे में हम इसलिए नहीं बैठते क्योंकि कमरे में स्पेस कम है। हुँ, कुछ बच्चे ही बैठ पाएँगे 40-45। हुँ, हुँ, ना तो उन बच्चों को सर्दी लगती सर्दियों में, ना हमें लगती। क्योंकि आपको, जब उन वो बच्चे आपसे आके बात करते हैं ना कि भाई क्या, मैं बोलता हूँ क्या करके आया है? बोला भाई मैं ना सिक्योरिटी गार्ड हूँ। तो वो 7 से सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक कुछ बच्चे तो सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं। 12 घंटे की नौकरी कर रहे हैं बेचारे, 10,000 तनख्वाह उनकी। और वो उस आज के 7 साढ़े 7 बजे अपने घराना जाकर वहाँ आकर बैठ जाए, तो कहाँ नींद आओगी और कहाँ सर्दी लगेगी। तो यो जर्नी निरंतर चालू है अभी जो है। हुँ। और उसमें लड़कियाँ भी? हाँ मैडम, लड़कियाँ हैं, शुरुआत में रियलिटी बताऊँ ना, शुरुआत में लड़कियों को मैं मना कर देता। देखो मैं वो, इसको मेरी कमी मत मानना। हुँ, आगे ये सोचा कि नहीं, शुरुआत में मैं ये सोचता था कि भाई अभी ना खुद तैयारी करते थे हम, कि हम सोचते थे कि कोई बात नहीं। फिर एक लड़की आई थी, उनके जो पिताजी हैं वो ड्राइवर थे, और वो आई भी कैसे थी, अब वो ना अपने उसके अपना प्लॉट बेचने के लिए आए थे हमारे पास जो है। भाई मेरा ना 150 गज का प्लॉट है, आप 50 गज ले लीजिए, क्योंकि मेरा एक लड़का पहलवानी करता है, एक लड़की जो है वो पढ़ने में ठीक है, परंतु मैं पैसे नहीं मेरे पास। हुँ, तो मैं बोला अंकल एक काम कर लो, आकि उस लड़की ने मारता गोद दे दो, मैं कहा हरियाणवी भाषा में। तो वो बोला कि भाई जी मैं समझा नहीं। मैं बोला जी देखो रोटी आपका खागी, रहेगी आपके, पर 1 साल मारते दे दो, हम पढ़ावांगे उस छोरी ने। करोड़ीमल कॉलेज की पासिंग आउट थी उसकी, और टैलेंटेड लड़की। वो लड़की पहली बार हम लेके आए थे, और उस लड़की ने 1 साल हुआ नहीं मैडम, चंडीगढ़ पुलिस ज्वाइन करी। अरे वाह! हमने, देखो वही बात है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इस मौके की तलाश में रहते हैं, चलो इसने ज़रूरत है, लपेट ले। हम कहें यार, जब कोई व्यक्ति किसी के पास आता है, तो वो भाव से आओगा या फिर अभाव से आओगा। यदि भाव का मतलब है कि वो सोच का आया कुछ ना कुछ, और वो व्यक्ति मेरे पास कुछ भाव और अभाव लेकर आया है और मैं उसका फ़ायदा उठाऊँगा, तो फिर फ़ायदा क्या है? आज फिर उस लड़की का सिलेक्शन आया, और आज हमारे पास कम से कम 50 से 60 तो लड़कियां हैं, हुँ, और उनमें सिलेक्शंस भी बहुत सारी का आ चुका है।
सवा साढ़े 7 से लेकर साढ़े 10 बजे तक तो लड़की होगी और लड़कों की इकट्ठी क्लास होती है। हुँ, साढ़े 10 बजे लड़कियाँ चली जाती हैं। हुँ, रीज़न थोड़ा-सा सिक्योरिटी पर्पज़ भी है, भई शहर है और आप बिल्कुल सिंपल सी भाषा में कहूँ, दिल्ली से टच है, हुँ, लोगों की ज़मीनें बिकी हुई है, तो कहते हैं ना कि वैसा अपराध भी बहुत ज़्यादा हो हुँ, जाता है कई हुँ, बार। हुँ। तो वो चली जाती हैं, उनके माँ-बाप ले जाते हैं, लड़के लोग 11 बजे से फिर जो है सुबह 3 साढ़े 3 4 बजे तक क्लास हमारी लगातार है। और फिर उसके बाद फिर आप अपनी ड्यूटी की तैयारी करो 4 बजे के बाद? 4 बजे फिर सोने के लिए चले जाते हैं, 9 हुँ, बजे क्योंकि अभी पोस्टिंग नज़दीक है, हुँ, झड़ोदा हुँ, है, तो बहादुरगढ़ से बिल्कुल नज़दीक है। हुँ, तो वो फिर अपना सोने के लिए चले जाएँ, 9 बजे उठते हैं, फिर 1 घंटा है जो अपना करें, फिर यहाँ पे भी तो पढ़ाना पड़ता है ना, क्योंकि ट्रेनीज़ को पढ़ाते हैं यहाँ पे जो। हुँ, तो ये जर्नी रहती है अभी। अच्छा लगता है कि कुछ बच्चे बिल्कुल ज़ीरो ग्राउंड पे हैं और एक आस लगा के बैठते हैं कि भाई आओगा, वो मेरे को भाई बोलते हैं ना, हुँ, सर ना सर नहीं बोलते। बोलते। हाँ। शुरुआत में बोलता है कोई तो मैं कहता हूँ भाई एक सर है ना, सोनिया मैडम रियलिटी बताऊँ ना, जब आप सर किसी को बोलोगे ना, तो कुछ अधूरापन है। हुँ, पर एक भाई शब्द एक ऐसा है कि नहीं, हर तरीके से क्योंकि वो अपने परिवार की भी बात मार तक रहे हैं, हुँ, दुख-सुख की भी कर ले हैं और यहाँ तक कि जो भई उनके परिवार में कुछ ऐसी घटना है, कुछ भई छोटा-मोटी ज़रूरत हो तो वो भी बता दे सारी। भाई आज मेरी गेला यो होया, भाई मेरी गेला वो होया। तो अच्छा भी लग गया है, थोड़ा समाज के बारे में भी पता चल रहा है, उनके बारे में भी पता चल रहा है और हम तो ये कहा कि जब वे बच्चे गवर्नमेंट जैसे सेक्टर में आएँगे, तो यकीन करो शायद ये गवर्नमेंट सेक्टर बच भी जाए क्योंकि तकरीबन हमारी कहावत है ना, सरकारी आदमी जो सरक-सरक का काम करेगा सरकारी तो वो है। हुँ। तो अब धीरे-धीरे एक फ़ौज सी खड़ी हुई है, कुछ करेगी अच्छा। यानी मैं ये कहूँ कि अगर 12वीं के बाद अगर हमारे नौजवानों ने कितनी अच्छी कोचिंग मिल जाए है लबादौर कम पैसा में फिर निशुल्क भी तो बहुत सारी नई खेप बहुत सारी टैलेंटेड खेप इस देश ने मिल सके है। ये आपकी बात है ना 100% सत्य है। आप यकीन करो आज के दौर में एजुकेशन दूर की कौड़ी नहीं है कहीं पे भी। सोशल मीडिया है, कुछ भी स गूगल माता की शरण में जाकर कुछ भी बोलिए वो बता देंगे। पैसे वाला तो हर कोई है भाई माँ-बाप चाहे रिक्शा क्यों ना चलाता हो, वो अपने बालक की पढ़ाई के लिए ना चाहे उसने अपना हुँ, शरीर बेचना पड़ा, वो बेच देगा। पर दिक्कत क्या है कि मार्गदर्शन की। हुँ, आज भी मैं हरियाणा से बिलॉन्ग करूँ तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान बिहार, उत्तराखंड कहीं पे भी चले जाओ आप, खासकर नॉर्थ इंडिया में जहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर के लिए तलाश है, हुँ। हमें कोई गाइड करने वाला होता ही नहीं है, तकरीबन मामलों में। हमें कोई ये बताने वाला नहीं होता कि बेटा तू 10वीं के बाद तूने करना क्या है? बस ये सोच लेंगे माँ-बाप ये सोचें बेटा साइंस ले ले, बच्चा सोचा मेरे तो साइंस तो चल ही ना। या उदाहरण मिला ही ना करते 5-7 साल पहले हाँ, मैं देखा करती 10वीं के बाद गाँव गाँव में किसी ने ढूँढते जो घणी पढ़ रही होती छोरी। हाँ। उसने फिर जो पढ़ रखा होता वो पढ़ना हमारी मजबूरी होती। मजबूरी हो जाती। क्योंकि उस फ्रेम तबार ना कदे हमारे माता-पिता या किसी रिश्तेदारी हुँ। में किसी ने कोई सोचा ही नहीं। तो हमारे दौर ऑप्शंस की कमी थी, मार्गदर्शन की तो बहुत घणी कमी थी और इतनी टैलेंटेड छोरी मैं मेरे समय में जिन छोरियाँ गेला मैं पढ़ी मेरे गाँव की, वह कस्सी तै अपना मतलब खेत-ख्यात खोद दें, घरा के आगे तै किते नाली-नूली लिगड़ रही हो तो कस्सी तै उन्हें भी कति बढ़िया तरीके तै साफ-सूफ कर दें। तो इतनी टैलेंटेड छोरी कबड्डी में, वह कुश्ती में मतलब कितना कुछ कर सके थी। लेकिन नहीं मिला मौका, नहीं मिला। ये ना शहर सच्चाई में है। जा ना सकें और हाँ। गाँव में फिर अब मोए आपने सही बात बोली है कि है सर ना? में अब पता है यही बात मैं कहने वाला था कि देखो, बच्चे का कसूर है नहीं कहीं पे। आप यकीन करो हम भी तो थे छोटे ही। 10वीं के बाद बच्चा हमेशा चौराहे पर खड़ा होता है। उसको नहीं पता बेटा कि उसने करना क्या है। वो ये इसको ये नहीं पता कि आर्ट लोगे, कॉमर्स लोगे, साइंस लोगे और साइंस में मेडिकल लोगे या नॉन मेडिकल लोगे। और ये चीज़ भी रहे कि जो जिन स्कूलों में हम पढ़े हैं, मान लो हम सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, तो हमारी स्किल्स पे काम नहीं कराया गया। मतलब मैं अगर आज जर्नलिस्ट हूँ, मैं बोल रही हूँ, तो शायद मेरे याद को ना कि मैं किसी ने सराही हूँ, मतलब 12वीं तक मैं किसी ने सराही हूँ कि तू अच्छा बोलती है या तुम बोलती हो। मतलब बोलना मेरे लिए एक बंदिश थी कि तू इतनी क्यों बोल रहा है? ला तेरी माँ अगतरा उलाना लेकर जाऊँगी। है ना? तो मैंने इस तरीके की बात सुना करी थी। मेरी स्किल्स पे ध्यान दिया जाता और चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है और छोरियों पे ध्यान दिया जाता। तो बहुत संभावनाएँ थी, बहुत संभावनाएँ। बिल्कुल मैंने कहा ना मैडम कि आज भी टैलेंट जो है सच में मरता है। रियलिटी बात बता रहा हूँ। देखो, आप दूर मत जाओ। एक छोटी-सी बात मैं बताऊँ। हुँ, जिसका बाप आईएएस अधिकारी है हुँ, या कोई नॉलेज है जिसने इस चीज़ के बारे में यूपीएससी, स्टेट पीसीएस के बारे में, उनके बच्चों की संख्या सिलेक्शंस में ज़्यादा रहती है। हुँ,
अपने हरियाणा में कहावत नहीं, आड़ी का बालक आड़ी बनेगा, पाड़ी का हाँ, पाड़ी। हाँ। वो कहाँ था होगा, जैसी परवरिश होगी वैसा होगा। हम बल्कि सोच भी लेवे ना तो थोड़ा-सा नु मखौल सा बना मखौल सा देंगे, बना है ना? देंगे कि कि तू बनाएगा डिशी। अर मतलब कि ना यो अपनी जिसा खातर कोन्या। हाँ, तो मैंने बताया ना, क्योंकि मैं तो इसमें तो पीड़ित था और हाँ। मैं कुछ किस्मत वाला भी था। अगर मैंने देवीदास हुँ। जैसे आदमी मिल गए थे, सच्चाई मैं आपको हुँ, बताऊँ। हुँ। अब वो इसका परिणाम मैं आपको बताता हूँ कि हुआ होता क्या, ऐसा नहीं कि सबने सराहनाएँ करी, हुँ। अड़चन भी बहुत आई, हाँ। आज भी है। कुछ शुरू-शुरू में लोग बाग कहते हैं कि हाँ, ऐसा सिलेक्शन थोड़ी होता होगा, फ्री में थोड़ी कोई चीज़ मिल रहा है। तो मैं कहता यार छोड़ ना, हमारा काम चालन का है। हम किसी और कुछ ले थोड़ी ना रहे हैं, लोकल भाषा की बात कर रहे थे। तो सिलेक्शन जब आते गए, अब उसका परिणाम मैं बताऊँ कि अब हम क्या करते हैं कि गाँव-गाँव में जाकर जिस दिन मेरी छुट्टी है, हम प्रतियोगिता कराते हैं, ग्राम प्रतिभा खोज प्रतियोगिता। उस बहाने गाँव के बालक इकट्ठे हो जाएँ। हुँ। फिर हम बतावा कि बेटा 10वीं खाली 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, क्योंकि देखो ग्रेजुएशन कर ली, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली। उसके बाद क्या करोगे भाई? आखिर में नॉर्थ इंडिया तक कहाँ जाएगा? नौकरी। और हमारे हरियाणा में तो एक कहावत है, अगर सरकारी नौकरी जिस दौर है वो को कामयाब मानना है। और जिस पे सरकारी ना है तो कितना ही बड़ा मतलब बहुत, क्योंकि कंपनी का सीईओ क्यों ना लाग रहा, नु क्या खड़े हो जा है, अब प्राइवेट है। नहीं हम तो नौकरियाँ में 2-3 अंजना मास्टर, डॉक्टर, नर्स, पुलिसिया। बस, बस, बस। लड़कियों के लिए तो ऑप्शन खत्म है। हाँ। बोला क्या करे? बोला जेबीटी करा दो, हुँ, बीएड करा दो। जेबीटी मतलब हाँ, मैं रिश्ता बढ़िया हो जाए। 5-7 साल पहले तो मैं क्या करती कि जेबीटी कर लिया ना मतलब थम कति राज्य से बन राज्य गए से। इस टाइप ते जे तो यही चीज़ें सुनिए मैडम कि जब हम अपने बड़का तो यह बात बता देंगे कि बेटा सही मार्गदर्शन जब होगा ना, मैं हमेशा कई जगह मैंने यह बात बोली कि भाई कर्ण जो है वो ज़्यादा प्रतिभाशाली था अर्जुन के मुकाबले। हुँ, परंतु जब लड़ाई होती है महाभारत की तो अर्जुन जीतता है। रीज़न क्या है? उसका जो सारथी है वो श्री कृष्ण था। मार्गदर्शन की भूमिका सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि जो हमारा मार्गदर्शन करेगा ना, हुँ, वो कहीं न कहीं अनुभवी है। और उसी का अनुभव और हमारा जोश मिलकर जो काम करेगा ना, वो आर-पार की बात करेगा। जैसे मैं हमेशा इन बच्चों को एक ही बात बोलता हूँ कि बेटा जीवन में, ये मेरे को मगा भाई बोल दिया, बहन में कई बार बेटा निकल जाए, जो भी है। मैं बोला जीवन में ना मौका मिले ना, तो अपने दादा दौरे बैठा करो, दादी दौरे बैठा करो, या गाँव का जो बूढ़ा हो ना उस दौरे बैठा करो। तो कई बालक पूछेंगे भाई क्यों? हुँ, मैं हमेशा कह रहा हूँ भाई वे चलती-फिरती पुस्तकालय हैं वे, हुँ, जिस पे जीवन का अनुभव लिए बैठे हैं वे। यदि तुमने सीखना है तुमने उतनी उम्र जीनी जीनी पड़ेगी। और अपना पैर फड़वा के सीखे तो क्या सीखे हो? मैं हरियाणवी में तो बात करूँ तो। और मार्गदर्शन की बात करूँ ना, तो इतना फ़र्क है कि आप यकीन करो कि जितनी भी बेस्ट कोचिंग है, नहीं है इतना रिज़ल्ट। जो लोग बाग हमसे पूछते हैं हुँ, कि भाई रिज़ल्ट कैसे आया? मैं अभी भी कहता हूँ कि आप लोगों के पास जो ना पढ़ाई तो होगी, संसाधन होंगे, भाव नहीं है। और हम अटैचमेंट के साथ पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि मैं, कई बार ऐसे भी होता है कि भाई ड्यूटी 26 जनवरी की है, मैं रात को अवेलेबल नहीं होता। पर हम चैलेंज के साथ कहते हैं, हम जहाँ शहर में कॉलोनी के बीच में बैठ के पढ़ते हैं, 250 बच्चे जहाँ पे बैठे हो छत पे, 18 से ऊपर के हैं सारे के सारे, हुँ, पड़ोसी को चू तक की आवाज़ नहीं आती है। हुँ, कारण है वो भाव जुड़ा हुआ है कि नहीं भई हम अपनी वजह से भाई की बेइज़्ज़ती नहीं होने देंगे। और सिलेक्शन भी ऐसे ही आता है। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये ज़रूरी है ही नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ भाई यो ज़रूरी है कि क्या छोड़ना है। कुछ सारी बातें पढ़ने की थोड़ी ना है। इतनी मोटी किताब है लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत, जो पॉलिटी के लिए यूज़ करते हैं। और यूपीएससी में तो बोलते हैं कि बाइबल है भैया पॉलिटी की। इतनी मोटी कौन पढ़ता है भाई? स्पेक्ट्रम है कौन पढ़ता है? मेन चीज़ पढ़ो ना, कंटेंट पे ध्यान दो। अरे यही कारण है। और हम तो कहते भी हैं इस चीज़ में, भाई मार्गदर्शन बढ़िया हो, अपना सारथी बढ़िया बना लियो, तुम सारे के कामयाब हो जाओगे। और खाली पढ़ाई और नौकरी तक सीमित रहोगे, नहीं होगा। आप अपने बड्डा धोरा बैठो, बाबू, दादा, जिसके पास, अपने हरियाणा में कहते नहीं मैडम, अजी के पास दादा है ना, वो हुँ, पर भगवान है। किस्मत आड़ा है जिसके पास दादा-दादी है। क्योंकि सच में वे पोते के पहले दोस्त हैं। अब मेरे पास मेरा दादा था, हमने बेरा है सारी बात का। एग्ज़ाम आते, बोर्ड की परीक्षा होती 10वीं की, आके बैठ जाता। वो शायद 10वीं क्लास में ना समझ पावे, अग भाई क्या आ रहा है? पर है ना सुबह उठा देता, उठ बोर्ड की पेपर है। झपकी लगती ना, थप्पड़ आता धैं। आज भी उस नींद ने मिस करूँ मैं, वो नींद तो आवे है पर वो थप्पड़ नहीं आता, क्योंकि मेरे दादा एक्सपायर हो गए। तो मैं कहूँ कि आप पढ़ाई के साथ ये चीज़ भी जोड़ो, और ये इतनी इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी जैसी चीज़ ने भी ने एथिक्स का पेपर ऐड कर दिया कि अधिकारियों के बीच एथिकल वैल्यू खत्म हो गई है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे वहाँ बैठे हमारे सीखते भी रहे हैं।
ਹੂੰ। ਤੇ ਜੇਕਰ यूपीएससी में ਆਪਾਂ देखा हाँ कि अब एक तरीके की यह सोच है कि बड़े घराने के या बड़े घरां के या फिर बहुत एक इलीट वर्ग के जो है वो ज़्यादा पावे हैं। तो उसमें जो गांव देहात के जो बालक है वो फिर किस तरीके से तैयारी करें कि वो 8वीं 9वीं तक पढ़ाई शुरू कर दें? अच्छा, ये आपने ना बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा, क्योंकि जब कोई भी इस प्रोग्राम में देखेगा तो वो स्टूडेंट के लिए भी होना चाहिए कि जो बच्चा तैयारी करना चाहता है यूपीएससी की, एचसीएस की, स्टेट पीसीएस की, सीजीएल की, सीपीओ की, मैं अभी भी कहता हूँ भाई, छठी से लेकर 12वीं तक थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना बस। आप किसी भी महंगी कोचिंग में चले जाना, वो यही कहेंगे एनसीईआरटी पढ़ो भैया, हुँ, क्योंकि ना इतिहास कभी चेंज होता। सोनिया मैडम आपने पढ़ा, मुगल का फाउंडर कौन था? बाबर था। हुँ, आज भी बाबर है, मेरे दादा ने पढ़ा तब भी बाबर था। ज्योग्राफी कभी चेंज नहीं होती। हुँ, बाबा साहब के बाद कोई पैदा नहीं हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशन लिख देगा। हुँ, हुँ, अमेंडमेंट होते रहते हैं। हुँ, बड़े ध्यान से, सिर्फ नंबरों की दौड़ में शामिल ना हो, इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़े। 4 सब्जेक्ट आपके हैं। पहला सब्जेक्ट आपका मैथ है, रीजनिंग है, जीएस है और इंग्लिश है। हर तकरीबन गवर्नमेंट सेक्टर की परीक्षा हम छोड़ के आईआईटी वगैरह ना, ये सारे ही सब्जेक्ट रहते हैं। हुँ, टीचिंग में थोड़ा सा पेडागोजी वगैरह आ जाता है। यूपीएससी करोगे तब भी यही रहना है। हुँ, अब बात आई क्या पढ़े और क्या छोड़ दे, हुँ, तो मैंने कही जो बच्चा 12वीं कर रहा है हुँ, तो छोटे बच्चे की अपनी किताब ले लो, हुँ, एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ो उन्हें। अब भाई इसमें है कि कंटेंट बड़े ध्यान से करोगे आराम से निकलेगा सब कुछ, क्योंकि ये जो किताब पब्लिकेशंस की जब किताब पढ़ोगे वही तो निचोड़ लिख रखा है सारी चीज़ उसमें। हुँ, और मैं इस यूपीएससी की तैयारी कब शुरू करा, मैं तो अभी भी कहूँ, अब भाई 8वीं क्लास में, देखो छठी क्लास में बालक छोटा हुआ है, हम भी थे कभी छठी में, हमारा ना तो कोई एम होता, मिडिल क्लास का तो होता ही नहीं। हम तो ये देखा करते कि टीचर कदे पूछ लेता ना कि बेटा के बनेगा बड्डा हो गया, तो अगला डॉक्टर कह देता तो मैं भी डॉक्टर हो जाता, 4 दिन पीछे उसका मास्टर हो जाता, मैं भी मास्टर हो जाता। ऐसी तो है हमारी परवरिश जो है। हम कहाँ 8वीं 9वीं तक तय कर लो भाई, अब जीवन एक बार मिल रहा है, कुछ ना भी मिलेगा ना तो तजुर्बा पक्का मिलेगा। और मिडिल क्लास के बालक का खातर मैं कहूँ कि 20 से लेकर 22 साल तक की उम्र हो गई कुछ करने ताईं। बस आगे तो फिर रिश्तेदार ब्याह के रिश्ते बताना शुरू कर दे हैं। कहाँ शादी रिश्ते नहीं, में, वो ब्याह ही करना शुरू कर दे हैं। 22 मतलब 22 आप बस लगा लो उससे बस आगे तो हम बुजुर्ग युवा को आ जाए। एक चीज और है ना कि हमारे बर्थडे एक बात कहा थे कि भाई 17-27 की उम्र है, हुँ, मैं कहूँ गया टाइम 17 से 21, ये 4 साल संभल जाओ, हुँ, जीवन बन जाएगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। और रही बात हरियाणा, तो आप भी, हुँ, 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 हरियाणा में तो बिना नौकरी ब्याह भी ना होता। हुँ, हाँ, ये सच्चाई बात बताऊं मैं किले आपसे, या नौकरी। हाँ कि हाँ अब, तो इसलिए ना अपनी थोड़ा सा यदि आपके पास टाइम है तो 8वीं क्लास से स्टार्ट कर देना कि बेटा करना क्या है। 8वीं क्लास से अपने ध्यान से पढ़ना शुरू करो, 12वीं तक आप पढ़ लीजिए। और फिर ये 4 सब्जेक्ट मैंने बताए, कुछ भी तो नहीं है इंग्लिश में। आज इस इंग्लिश से हम डरा, हाँ आप यकीन करना, मैं भी डरता था। और ये जो सुनाएंगे ना वे भी मानेंगे इस बात ने, अगर इंग्लिश तो हम इतने क्यों डरा, हाँ अगर ना तो हमारे कदे टेंस पूरे हो पाते स्कूल में, ना हुँ, नरेशन नरेशन करावे हैं तो इतना मास्टर बदल जा है, एक्टिव पैसिव में अड़ हुँ, जे रहा हुँ, हम ते। हुँ। तो कहने का मतलब 10-12 चैप्टर इंग्लिश में है, देखिए मैं बोल रही थी किस गिल्ला बोल किस रहे हैं। गिल्ला बोल रहे हैं, हुँ, झिझक भी तो बढ़ जा है। हुँ, और मैं बस इसी चीज़ पे फ़ोकस करूँगा कि भाई जो भी करना 8वीं से 12वीं, छठी वैसे छठी का ले उधर ठीक है, 8वीं में अपने दिमाग में एक बात घुसा लूँ मैंने करना क्या है। यदि एक बच्चा भी कामयाब होगा ना तो भाई खानदान की उसने सब कुछ ना बदल देगा वो। हुँ। और हमारा मिडिल क्लास बालक है ना, आप यकीन करो यूँ इतना प्रतिभाशाली, इसने पता है ना बेचारे ने। क्योंकि हम हर चीज़ देखते रहे वहाँ बचपन से हम मैं याद है कि जब छठी में थी तो मैंने न्यू बेरा था कि हमारे घर में कितनी रोटी बने है कौन कितनी हुँ, रोटी खावे तो मैंने उड़े तक घर का हिसाब किताब बेरा लग गया था। बिल्कुल, बिल्कुल। इतना मेरा पढ़ाई का खर्चा है 4 रुपया आड़ा बचेंगे तो मैं 8वीं पाछे उन रुपया का जब कदे मौसी के कितना शहर में जाऊंगी तो यो खरीद यो लूंगी। करोगे। है ना मतलब कितनी आर्थिक सिचुएशन हम छः छः छठी क्लास मतलब कितनी छोटी थी आज मैं देखूँ तो बालक में यही सोचा करूँ थी मतलब वो मैंने बेरा था घर के एक ऊपर चीज़ चालिया है ना, है। आप जो थे ना पैसे का भाव था, हाँ। परंतु संस्कार जुड़ गए थे। आज भी मैं एक बात बोलूँ, मैं हमेशा मिडिल क्लास बच्चे को एक बात बोलता हूँ, हम भी तो मिडिल क्लास हैं और हमारे गाँव में आगे बड़का था खासकर। भाई आप लोग है ना हनुमान जैसे हो। हुँ, हनुमान देखे थे ना? यदि हम हनुमान जी ने यदि वैसे मान लिया कि पहलवान टाइप थे, परंतु यदि जामवंत जी उनका बरखा याद नहीं दिलाता, उन्होंने याद कहा तू तो बहुत शक्तिशाली है। उसने छोड़ो जी समुद्र नहीं लंका जला दी जाके ने। हुँ, हमारे मिडिल क्लास बच्चे ऐसे ही हैं।
हुँ, अग भाई उन्होंने बतानी आई कौन है बेचारा ने। हुँ, अग उनका जो पोटेंशियल है वो निकल नहीं पाता बाहर, हुँ, करना की है। वो हुँ, तो घूम फिर के गए भाई साहब अग भाई काम धंधा कर लें, फलाना कर लें। भाई यदि हम उन्हें अच्छी तरह गाइड कर पावा, तो सच में एक ज़बरदस्त होगा निकल के आपके सामने जो है। और हुँ, ये मिडल क्लास जैसे मैं एक लास्ट लाइन और बोलूँ तो मेरे को एक वाक़या याद है। तो जब जैसे हम बैठे थे जब मेरा फाइनल इंटरव्यू हो चुका था, तो कुछ सेमिनार लगा रखा था। तो बोले कि कोई पूछना है तो टॉपर से पूछिए। हुँ, तो एक लड़की कहती सर स्ट्रेस नहीं हुआ कभी? हुँ, स्ट्रेस। मेरा क्वेश्चन बड़ा फनी था आंसर जो मैं बोला कि मैडम स्ट्रेस होती क्या है? हुँ, जिस बालक ने स्ट्रेस की स्पेलिंग ना आती, अंग्रेजी कमज़ोर है, वो को होगा कि हम तो गामा के बालक हैं। घर के कुछ सामान मंगा दे हैं, रास्ते में दोस्त मिल जाए आसले हाँ, वो सामान भूल जाए हाँ, कि मंगाया था। तो इतना हेडेक नहीं लेना है कुछ भी। आराम से काम करो, थोड़ा ध्यान से पढ़ो, नंबरा की आंधी दौड़ में शामिल मत होना, गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो। यदि आप 60-65% भी नंबर ले रहे हो बहुत है। और यूपीएससी और एसएससी तो एक ऐसी चीज़ है भी एक है भाई। अरे स्टेट पीसीएस भी भाई चाहे 35% नंबर क्यों ना हो, तुम फील्ड में आओ सारे के सारे। 35 वाला भी वहीं बैठेगा और 85 वाला भी वहीं बैठेगा। तो क्यों नंबर की दौड़ है? और मैं माँ बाप से भी यही कहूँगा, अब थोड़ी सी ना अपने बड़का का भरोसा करो, उनके साथ ना दोस्ता की तरह बैठो और उन्हें थोड़ा सा ना मार्गदर्शन बढ़िया कराओ। और खासकर लड़कियां ने, रीजन है जैसे मेरा गांव समचाना है, हमने पता कि संसाधन है ही नहीं, बस वगैरह कम चला है सरकारी। तो अब हमने गांव इकट्ठा करा था। हमने, सोनिया मैडम बताना चाहूँ मैं, 26 गांव में हाथ जोड़ के, हरियाणा के 26 गांव में हमने स्क्रीन लगवाई बड़ी बड़ी, हुँ, पंचायत तक बात करके। और गांव में जो रिटायर्ड मास्टर है, आर्मी पर्सन है, उनके सामने रिक्वेस्ट करके अक्सर क्लास वहाँ चलेगी, आपने माहौल बनाना है। हुँ, और वो गांव के बुजुर्ग पता क्या बोले, भाई हम क्या कर सकें, हम तो बूढ़े हो गए, हुँ, रिटायर हो गए। मैं बोला जी शुरुआत ही वही जीवन की, अब तो बड़का ही कमाया है। और मेरे गांव की स्थिति इतनी बढ़िया हो रही है क्लास अंदर लग गए है, और हमारे जो बूढ़े हैं ना वो बैठे हैं बाहर डंडा लेकर ने, हुँ, कोई असामाजिक तत्व ना घुस जाए। हुँ। तो यह मुहिम शुरुआत तो होगी है, पर मैं तो ये कहूँगा कि भाई सारे जो भी तैयारी कर रहे हैं, अपने उस साथ साथ ना किसी गरीब का भला हो जाएगा, उन्हें पढ़ाना शुरू करो, क्योंकि विद्या तो बड़ा दान होता ही ना है। पैसे ही तो मदद करो, 2 दिन पीछे खत्म हो जाएंगे भी। हुँ, 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 आप किसी की मदद करो तो ऐसी तो करो कि उसकी 3 पीढ़ी सुधरे। हुँ, और छोड़ो नौकरी ना भी मिली, इंसान तो बढ़िया मिलेगा, हुँ। बन तो जाएगा, बोलना चालना तो सीख लेगा। तो मैडम यही है, उसमें लग रहे हैं हम तो। सर बहुत-बहुत शुक्रिया आप जो है स्टूडियो में आए और जितने भी दर्शक इस समय देख रहे हैं उनके भी अब कोई सवाल हैं तो हमें ज़रूर लिख कर भेजें। अब ये पहली बातचीत लेकिन जो दूसरी बातचीत होगी वो आप लोगों के सवालों की होगी। आप लोग मुझे सवाल लिख के भेजें यूपीएससी को लेके या जितने भी हमारे गाँव देहात के भाई-बंधु हैं, उनका भी कोई सवाल है, उनके भी कोई जिज्ञासा है तो वो भी हमने लिख के भेजें। हम दोबारा स्टूडियो में इनवाइट करेंगे और आप सबके सवाल मैं बारी-बारी आप लोगों के नाम तक पूछूँगी। सर बहुत-बहुत खूब शुक्रिया सर आप स्टूडियो में नहीं आए, मैडम, बहुत मेरा शुक्रिया। सौभाग्य है कि आप लोगों ने एक मंच दे दिया, जिससे हम अपनी बात कह पाए। आपकी और आपकी टीम का सौ बार धन्यवाद मैडम। बहुत शुक्रिया सर।